आज के वीडियो में इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास किन किन साधनों से हम जान सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास, इसका यदि हम विच्छेद करें तो इति धन हा धन आस, तो इसका जो अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, जो मतलब होता है, वो होता है यह निश्चय था, यह निश्चय था। ये इसका इतिहास का यदि हम वर्णों का विच्छेद करें और उसका फिर मतलब निकालें तो यह निश्चय था, इतिहास का ये अर्थ होता है। जबकि इतिहास को यदि और विस्तृत रूप में जाने तो इति धन हास, यानी कि पुराने किसी भी चीज का वर्णन करना, बीते हुए या भूतकाल में हुई घटनाओं का जो वर्णन करना होता है उसे हम इतिहास कहते हैं, यानी कि बीते हुए समय के वर्णन को इतिहास कहते हैं। ग्रीक के लोग इतिहास के लिए हिस्टरी शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। अब इतिहास का जनक जिस कहा जाता था वो हेरोडोटस को कहा जाता था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। अब इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। ये 3 भागों में इतिहासकारों ने इसके वर्णन को विभाजित किया है। तो आज हम प्राचीन काल के अंतर्गत इतिहास का वर्णन समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, हम कैसे पता लगाते हैं इतिहास की हमें जानकारी किन किन चीज़ों से मिलती है, उसका यहाँ पर एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इतिहास जानने के 2 साधन हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साधन, इतिहास जानने के साहित्यिक साधन, और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब जो ग्रंथ हैं, जो पांडुलिपियां हैं, ताम्रपत्र हैं, जो लिखकर, जो हम पढ़कर लिखकर उनका पता लगाते हैं, वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। और कुछ खनन यानी कि खुदाई के दौरान जो पुरातत्व विभाग खनन कर करके जो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला ये खोज करते हैं तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के आते हैं, एक तो आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा आता है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य पुनः इसके 2 भाग हैं। धार्मिक साहित्य में एक तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और दूसरे गैर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हैं, महाभारत है, रामायण है, महाकाव्य हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, ये तमाम ग्रंथ आते हैं। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये तमाम प्रकार के धार्मिक ग्रंथ आते हैं। अब पुरातत्व स्रोत में क्या आता है, जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, मूर्तिकला हो गई, चित्रकला हो गए, ये सभी पुरातत्व स्रोत माने जाते हैं। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है वेद का। सभी जानते हैं कि हमारे वेद जो हैं वो ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और कहते हैं कि वेद अवतरित हुए हैं, इनको लिखा नहीं है किसी ने। और वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। 4 वेद हैं हमारे, सभी जानते हैं। तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण, द्वैपायन और वेद व्यास को माना जाता है। अब इसमें संकलन करता है, इन्होंने इनका संकलन किया है, रचयिता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि वेद रचे नहीं गए, वेद प्राकृतिक हैं, अवतरित हुए हैं, वेद मिले हैं, संकलित हैं। वेदों की संख्या 4 मानी गई है। पहला है ऋग्वेद, जिसको हम प्राचीन वेद भी कहते हैं, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में सभी शुक्तियों का वर्णन किया गया है, सामवेद में संगीत का वर्णन किया है, यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन किया है और अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका इत्यादि का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद त्रय के नाम से जाने जाते हैं, जबकि ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है।
नेक्स्ट है कि यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। हमारे हिंदी के दो भाग होते हैं, एक होता है गद्य लेखन और एक पद्य लेखन। तो जो यजुर्वेद है वो गद्य में भी है और पद्य में भी, दोनों प्रकार से लिखा गया है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हुई हैं, पहली है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद की अधिकांश रचनाएं ऋग्वेद से ली गई हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य है, जो वेदों वाला साहित्य है, उसको हम वैदिक साहित्य कहते हैं और इनको श्रुति भी कहा जाता है। अब आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आइए जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के भाग। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक और तीसरा है उपनिषद। आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया जाता है। महाभारत में आरण्यकों को वेदों का सार भी कहा गया है। आरण्यकों के मनन स्थान जंगल का एकांत एवं शांत वातावरण है। कुल 7 आरण्यक हैं, 7 आरण्यक उपलब्ध हुए हैं। उपनिषदों की यदि बात करें तो उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेद के अंत का भाग, इसलिए इनको जो उपनिषद है इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। अभी तक जो संकलन हुआ है वो 108 उपनिषदों की खोज हो पाई है। उपनिषद गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण माने गए हैं। सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्योपनिषद है। वेदांगों का प्राचीनतम उल्लेख मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से भी लिया गया है। शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों हेतु भाष्य की रचना की गई है। वेदांग को जानते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। आइए कौन कौन से हैं वो वेदांग 6? पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, तीसरा निरुक्त, चौथा ज्योतिष, पांचवा छंद। ये 6 वेदांग हैं। सूत्र, सूत्र कौन कौन से? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण यानी कि बिना नष्ट होने वाला, जो नष्ट ना हो, बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला था श्रोत्र सूत्र, जो यज्ञ संबंधी नियम बताए गए थे उसमें। दूसरा है ग्राह्य सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है इसमें। और तीसरा है धर्म सूत्र, जो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है इसमें। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला है मनुस्मृति, फिर है याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति। ये सभी स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार, टीकाकार जो हैं वो मेधातिथि, गोविंदराज, भारुचि एवं कुलूक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का नाम आता है। आइए पुराणों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। आइए 18 पुराणों को समझते हैं। कौन कौन से हैं 18 पुराण? पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठवां नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है बाराह पुराण, 13वां है एक स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कूर्म पुराण, 6वां है मत्स्य पुराण, 17वां है गरुण पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है।
पुराणों को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें श्री सत्यनारायण व्रत कथा का भी उल्लेख मिलता है। प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश, पुराण और उनसे संबंधित वंश कौन कौन से हैं? तो जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण है आंध्र, सातवाहन तथा शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अग्नि पुराण को विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। वाराह पुराण में मथुरा नगरी और नचिकेता की कथा का उल्लेख मिलता है। नारदीय पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। गौतम धर्मसूत्र में आपद धर्म का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य महत्वपूर्ण भूमिका में है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, जबकि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। लेकिन रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जिसमें रामायण में कुल 7 कांड हैं। वो 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवां है लंका कांड या युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। ये 7 कांडों में रामायण विभाजित है। रामायण के आरंभ में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में बढ़कर 24000 हो गए। इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण में बालकांड सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शतसहस्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। अब आते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ। पहला आता है बौद्ध साहित्य का। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक 3 भागों में बटे हैं। एक तो है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्य पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश या ज्ञानकोश भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में मिलता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। लौकिक साहित्य की यदि बात करते हैं तो इसमें ऐतिहासिक और विदेशी विवरण तथा जीवनियों में इसको रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी। कल्हण द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है, से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। 11वीं शताब्दी का कश्मीर कैसा था वो कल्हण की राज तरंगिणी जो रचना है उसमें देखने को मिलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब कुछ विदेशी यात्रियों से भी विवरण मिलता है इतिहास जानने का। सबसे पहला नाम आता है यूनानी और रोमन लेखक टेसियस, ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है पुस्तक में। सिकंदर के समकालीन नियार्कस, अनेसीक्रेट्स एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी थी। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों, जिसमें मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोसियस उल्लेखनीय हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका
में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया है। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलेमी ने दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा। कॉस्मोस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। चीनी लेखक, कुछ चीनी लेखक भी भारत में आए हैं। तो फाहान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला था। हुयेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। पहले उसने यहाँ पढ़ाई की, 16 वर्षों तक रखा और 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई। तब नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाई का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। देश विदेश से विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते थे। हुयेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम से जाना जाता है। हुयेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग ने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खानपान आदि के विषय में लिखा है अपनी पुस्तक में। मा तुआन लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुगा ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है अपनी रचना में। चीनी यात्री शुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। सप्ताह के 7 दिनों का प्रथम उल्लेख एरड़ अभिलेख में मिलता है। इसके बाद आते हैं अरबी लेखक। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब-उल-हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन किया है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है अपनी पुस्तक में। अन्य विदेशी लेखक और कुछ और भी हैं विदेशी लेखक जिनके बारे में जानते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत के का उसने विस्तार से वर्णन किया है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और उसने अपना भारत का जो यात्रा का विवरण है वो अपनी पुस्तक में लिखा है। पुरातात्विक स्रोत। अब कुछ आते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती हैं। खुदाई के दौरान जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं वो पुरातात्विक धरोहर होती हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन, मूर्तियां और चित्रकला, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जानते हैं अभिलेख। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नाशत्य अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है इन अभिलेखों में। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अभिलेख जैसे कि ताम्रपात्रों पर लिखे हुए कुछ हैं, ताम्रपत्रों पर उकेरे हुए जो हैं, शिलाओं पर जो लिखे गए हैं, वे अभिलेख कहलाते हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में मिले हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने के बेसनगर, जिसको विदिशा मध्य प्रदेश, जो बेसनगर पहले बोलते थे उसको, विदिशा को से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। सौह गौरा स्तंभ लेख से सर्वप्रथम
दुर्भिक्ष यानी कि अकाल को दुर्भिक्ष कहते हैं की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। मंदसौर मध्य प्रदेश में, वहां पर भी उत्खनन के दौरान रेशम बुनकरों के उल्लेख मिले हैं। पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही जो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे उनको पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कुछ स्मरणीय अभिलेखों की यहाँ पर एक सारणी दी गई है कि अभिलेख या प्रशस्ति शासक और शासिका किनके शासनकाल में वो मिले। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के राज में। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लश्री। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन। ऐहोल प्रशस्ति उस समय जो शासक थे वो थे पुलकेशियन द्वितीय। ग्वालियर के अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का शासन था। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में। देवपाड़ा प्रशस्ति बंगाल शासक विजयसेन के शासन में। सिक्कों के बारे में बात करते हैं। ये भी इतिहास जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत कहे गए हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु से बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 7वीं-6वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंदू यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। आगे आता है मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। ये भी इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो भरहुत, बोधगया, अमरावती की मूर्तियां, मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों, स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रकाश पड़ता है, यानी कि प्रसार देखने को मिलता है। इन मंदिरों और स्तूपों से अजंता, एलोरा की गुफाएं आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है।